आती है। अब आप ही लोग को देश चलाना है, देश आप ही लोग को चलाना है। प्रधानमंत्री आप ही लोग को बनना है, हम लोग को मरने के बाद आप ही लोग टीचर बनेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश द्वारा प्री बोर्ड पेपर जो सरकार ने किया है, 4-5 पेपर दिया गया, उसमें एक पेपर आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। आप जब बोर्ड में जाएंगे तो आपका पेपर जो होगा वह अभी आपके 17 तारीख को पेपर हिंदी का है। आपको याद होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी आएगा, वो दिन आ ही रहा है बहुत जल्दी। मध्य प्रदेश में भी आपका है, मध्य प्रदेश में 18 फरवरी का हिंदी का पेपर है। सब राज्यों में पेपर हो रहा है, ठीक है। तो देखो, हम आपको बताते चल रहे हैं कि पेपर जो होता है 70 नंबर का होता है। समय जो आपका होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जब भी आपका पहला, देखो शुरू कर दे रहे हैं हम लोग। जब भी आपका, एकदम ध्यान से समझना, तुम भी समझना नीरज बाबू, ध्यान से। जब भी आपके पेपर पूछेगा तो पेपर का जो पहला क्वेश्चन रहता है उसके 4 बड़े बड़े आंसर होते हैं, माने 4 विकल्प दिए गए होते हैं, जिसमें से एक विकल्प आपका सही होता है। उसी विकल्प को आपको चुन करके लिखना है, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। एक कथन सही है, उसे क्या करना है, पहचान करके लिखना है। और प्रश्न ये कह रहा है कि सरस्वती निम्नलिखित में पहला आपका कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा है। तो सही कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा कह रहा है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा है महिला आंचल कहानी विधा की रचना है। अब यहाँ पे पहले मैं चारों लिखता हूँ। देखो, प्रश्न एक आपका है, माने सही उत्तर पहचान करके लिखना है। सही उत्तर आप कॉपी पर भी लिखते चलेंगे, पहचान कर लिखिए। पहचान कर क्या करिए, लिखिए। 1 नंबर का है अरे ABCD। पहला आपका दिया सरस्वती पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। जो सही होगा वो तुम लोग को बोलना है। दूसरा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए, यही हरिवंश राय बच्चन का नाम आप सुन रहे हैं आज। क्या भूलूं क्या याद करूं, अमिताभ बच्चन के ही पिताजी हैं आपके। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। आत्मकथा ये क्या है, सही है, एकदम सही बोल रहे हो। कौन कहता है कि 10 वाले बच्चे इस बार टॉप नहीं करेंगे, एकदम आप करने वाले हैं। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत है। राम कुमार वर्मा, वो तो सोना चांदी बेचे वाला सब होते हैं ना, वर्मा। राम कुमार वर्मा कवि के रूप में कहाँ पढ़ते हैं, ये सभी प्रसिद्ध है। कहीं भी वर्मा लोग के पढ़ते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन जो पढ़ते हैं वो कुछ बन भी जाते हैं। महिला आंचल कहानी विधा की रचना है। महिला आंचल, कैसा लगा अगर क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में आपके, बोर्ड में आ जाए तो क्या करोगे तुम लोग, उस समय भुला गए होगे तुम लोग, छोड़ छाड़ दोगे। कहानी विधा की रचना है। प्यारा सा पहला आपका ऑप्शन सही, सब लोग चारों उतार लेंगे। और कभी मत भूलिएगा, ये प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। नोट हो गया? ए फैसल, पूरा ही नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा एक डेस्क पर आ जाओ। जगह तो दे दो, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अब आते हैं हम लोग ख नंबर। तो 1 नंबर तो काम कर लिए हम लोग, अब ख नंबर पर आते हैं। ख नंबर पर, अब ख नंबर में आपको ये कह रहा है, ख नंबर पर आते हैं आप
कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? रस मीमांसा किसकी किसकी ये याद रखना, तुम लोग याद भी होगा, आलोचना कृति है। बताओगे किसकी? किसकी? चलिए गलत हो गया, बड़ा चौपट तुम लोगों भाई, ये भी 1 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर होगा अच्छा रामचंद्र शुक्ल। बस में से वही तो लिखा है, तो तुम लोग कैसे बता रहे हो रामदास जी दिन का? कहीं लिखा है क्या किताब में? बहुत राय से बोल रहे थे भाई, हम 20 शक में पड़ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लेना। अच्छा तुम तैयारी इसका मतलब नहीं किया हो, बहुत फीका फीका नजर आ रहे हो, बहुत खराब, बहुत खराब। आइए 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 आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के, यह भी आपके बाबू 1 नंबर का है, रचना के लेखक का नाम लिखिए। लेखक का नाम लिखिए। कितना चाहिए? बोर्ड में आप पढ़ करके जाएंगे, बोर्ड में तो 3 को मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे। कल अगर हिंदी का पेपर है तो आज आप दिन भर पढ़ते रहेंगे, कम से कम 3 मॉडल पेपर आप पढ़ेंगे। में किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना। ए है, बी है, सी है, डी है। ये नंबर आपका है अथाह सागर। अथाह सागर बताइए किसके लेखक है, कौन लिखने वाले हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, सोच के बताओ, सही से ही बोलना है। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसने लिखा है? गुलाब बाबू राय, बाबूलाल, गुलाब राय कौन नाम है? बाबू गुलाब राय। अल्लाह के राजा हंस कौन लिखे हैं? मोहन एकदम। कौन कहता है कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग जी? चलिए अथाह सागर के लिखने वाले हैं जय प्रकाश भारती। एक ही को लिखना, मैं तीनों आपको लिख दे रहा हूँ, इसमें एक ही आपको लिखना। रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। मेरी असफलता है किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। लाहौरों के राजा हंस कौन लिखे हैं? मोहन राकेश। ये भी 1 नंबर के पूछेगा, हालांकि 3 दिया होता है, उसमें एक ही का लिखना होता है। हो गया लिखा गया सबका? हाँ, जयप्रकाश भारती लिखे हैं। धर्मवीर भारती दिया तो जयप्रकाश भारती भी लिखे हैं। क्या कर धर्मवीर भारती कर ले? दोनों लिखे हैं, जयप्रकाश भारती भी है। हो गया लिखा गया सबका? आपकी किताब में रामधारी सिंह दिनकर हैं। आज जानते क्या लिखे हैं? ये ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से, लेकिन कट गया, इस नहीं पढ़ना इसको। बाबू गुलाब राय बहुत अच्छा लिखे हैं। नर्स नारायण, एक बार तुम लोग को मिलेगा। उतारे कि नहीं जी? अभिषेक उतार लिया? नर्स नारायण में तुमको देखने को मिलेगा क्या कर, कोई व्यक्ति कब भगवान बन सकता है? जब उसके चारों ओर, माने अकेला हुआ, चारों ओर खाली पानी ही पानी हो, तो देवता कहलाएगा। का विष्णु भगवान ऐसे ही नहीं रहते हैं, चारों बगल पानी ऐसे रहता है। तुम लोग विष्णु भगवान से कम थोड़े हो, लक्ष्मी जी से। हाँ आगे बढ़े हम लोग। गेहूं और गुलाब के गेहूं और गुलाब जो है, गेहूं और गुलाब की रचना किसकी है बताओ? तो जल्दी से ख नंबर आ गया। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? किसकी? हाँ एकदम सही बात है। चिंकी मिंगी खान बोल रहे हो, 1 नंबर का है ये, ठीक है।
उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनपुरी। देख लो बाबू के बच्चे कैसे बता रहे हैं, देख लो तुम लोग क्या पढ़ाई है, वो बच्चे कैसे बता रहे हैं। ये सीखने का मौका मिल रहा है तुम लोग को। चलिए अंक नंबर आ जाइए। त्याग पत्र किस विधा की रचना है बताइए। त्याग पत्र ये भी 1 नंबर का है, किस विधा की रचना है। विधा माने जानते हैं ना, अरे नाटक हुआ, उपन्यास हुआ, कहानी हुआ। हाँ एकदम सही बोला है लड़का, उपन्यास। उपन्यास उपन्यास किसे कहते हैं मालूम है, जब अपने बातों का बहुत विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। जल्दी से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से ना। गेहूं और गुलाब चुरा लेंगे तो कहेंगे तुम्हारा पंप होगा, पंप क्या करेगा, कहेंगे जियोगे। तुमसे उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनोगी। ओके मिटाई दे इसको। 5 नंबर का हम लोग सॉल्व कर लिए। अजय बाबू आप एकदम ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिए, आपके लिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ भी इसमें सीख लेंगे हम लोग तो दिक्कत नहीं होगा। एक बात मिला ना कि आदमी जो अपना मन से लिखता है ना, जो याद रहता है, बड़ी खुश होता है। पाना पलट के किताब में लिखते हैं तो अजीब लगता है, टोया के मजा नहीं आता उसमें। एकदम हो सकता है पढ़ाई हो उसके बाद से हो, मतलब पहली घंटी तो निश्चित है चलेगा, उसके बाद से होगा। अरे यहाँ मतलब हो जाएगा नहीं, अलग अलग बैठेंगे, लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग। वो नहीं बोले मतलब जिस तरह हुआ था मतलब क्लास में। हाँ वैसे ही होगा। इतना जगह कहाँ है, तो 12 वाला का भी है प्री बोर्ड पेपर। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास। तो पहला था ना, अब दूसरा आते हैं बाबू, दूसरा के क आते हैं। रीति मुक्त धारा के किन 2 कवियों के नाम बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। 2 कवियों के नाम बताइए। अच्छा चलो आज तो एक सॉल्व कर लिए हम लोग, कल जिसका पेपर होगा उसका सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि सब लोग उपस्थित रहेंगे, ये कुल सीखे का मौका है बाबू। चलिए उत्तर में क्या लिख सकते हैं। रीति मुक्त के 2 कवि के नाम, एगो घनानंद लिख लो, एगो बोधा लिख लो। घनानंद बोधा नाम सुने हो। अगर वह रीति मुक्त का अगर रीति बध रहता तो हम लोग बिहारी लाल जी लिखते, और केशव प्रसाद लिखते, मौर्य नहीं, केशव प्रसाद। चाहे महाकवि भूषण। चल गया 2 नंबर का है बाबू, ये 2 नंबर का है क्वेश्चन। 7 नंबर हो गया। क्या शिवा बाबनी, शौर्य प्रदर्शन, बहुत ज्यादा उनकी रचना है। देखा कुछ अब आपको बता देते हैं, अलग से कुछ नहीं आएगा, जो आपके किताब में होगा वही रचना देगा, उसी के नाम लिखना है। काव्य और गद्य पढ़े ना, उसी में से आएगा, अलग से जितने ही पढ़े अलग से थोड़े। राम वृक्ष बेनपुरी भी तुम में है, आई त्याग पत्र भी तुम में है। त्याग पत्र को लिखे हुए हैं वो, और लिखे हुए हैं भगत शरण उपाध्याय, अजंता वाले जो नहीं लिखे उन्हीं का लिखा गया है। ये सब किताब में से ही है। चलिए आगे, छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। हाँ इसको शुक्ल भी कहते हैं। प्रवृत्तियां का मतलब विशेषता। तो पहले देखा ये कुली आता है ना, तो सब लोग लिख लेना है 2 विशेषता जरूर। संदर्भ प्रेम की बढ़ावा, प्यार इसमें झलकता था ना, संदर्भ तथा प्रेम की भावना, तो प्रेम की भावना, हाँ उत्पन्न होना। कुछ लिख दोगे तो आपका आ जाएगा, ताकि 10 को में से 2 को मैचिंग कर जाएगा। स्त्रियों को सम्मान करना भी लिख सकते हो। क्या तुम लोग स्त्री को सम्मान करते हो? हाँ मैं देखता हूँ स्त्रियों को सम्मान करना। किसी को भी बड़े औरत को देखते हो तो अपनी माँ की तरह मानते हो, किसी को भी देखते हो तो अपनी बहन की तरह मानते हो।
नहीं तो फुआ की तरह मानते हो। आगे बढ़ लो। ये भी 2 नंबर का है। ये भी कितना नंबर का है? 2 नंबर का। गो आ जाओ गो। एक आया उत्तरायण। उत्तरायण। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम बताइए। कृति के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ध्यान से समझना है आपको। उत्तर में क्या लिख देंगे? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कितने नंबर के? 1 नंबर के भी है बाबू। 1 नंबर के कितने नंबर हो गए टोटल? 10 नंबर सॉल्व कर लिए। चलिए हो गया, सब लोग लिख लीजिएगा। खूब बढ़िया से उतारते चलना सब। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये पहला उपन्यास, हालांकि पहला उपन्यास, लेकिन इनके उपन्यास आप पढ़े होंगे दीपदान, जब आप 9 में होंगे तो पढ़े थे ना। वह चंदन वाला कहानी, भाई माँ वाला, वही कहानी था वो अपने लड़के को मतलब कुंवर सिंह वाला, विक्रमादित्य वाला। हो गया, मिटाया जाए इसको। अब आपकी कहानी शुरू होगी बाबू 6 नंबर की। हिंदी के गद्यांश में क्या आएगा? 6 नंबर। एक पंक्तियाँ दी होगी और उसको पहचान करके आपको व्याख्या लिखना होता है। बड़ी मजा आता है। संदर्भ से व्याख्या लिखा जाता है। तो 10 नंबर की कहानी हम लोग कर लिए। चलिए चलो जी, मिठाई सब लोग लिख लिए? हो गया, लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, सब लोगों के पास हिंदी का तो किताब होगा ही, नहीं होगा तो फिर भी देख लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ। क्या बोले हैं? जैसे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आएगा बाबू 3 आएगा, 3 नंबर, और ये 6 नंबर का होगा। और लिखेगा इसमें प्रस्तुत गद्यांश को, प्रस्तुत गद्यांश में से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गो प्रश्न होता है। सब 2-2 नंबर का होता है बाबू। 3 प्रश्न होता है, सब कितने नंबर का? 2-2 नंबर का। अब मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, आपका सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर मैंने गद्यांश लिखा गया, कुछ लाइन लिख देते हैं कि आप ध्यान रखेंगे। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। क्या बात है, क्या बात है। अरे हमें तो लूट लिया। पहले काट कर उसे खोखला बना दिया गया। किसको? पहाड़ को। अब तो समझ गए किस पार्ट से लिया गया है। जब भी पहाड़ की बात होगी, हाँ, बना दिया गया। फिर उसने सुंदर भवन बना दिए गए। फिर उसमें सुंदर भवन, अपना मन से लिखिएगा सब, फिर नकल करोगे। वाह गया, चलो मर जाना, अच्छा नकल कर किए बिना। फिर सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी। जहाँ खंभों पर उभरी मूर्ति बिहंस उठी। उभारी लिखा है, मूर्ते लिखा है, मूर्ते बिहंस उठी। अब सुनो तनी कहानी एक आगे और लिखा गया है। किताब होगा तो देख सकते हैं, अंतिम लिया कर वहां तक लिखा है कि पहाड़ पुलकित हो उठे।
पहाड़ पुलकित हो उठे। देखो यहाँ से जो पहले दिखा है ये अंडरलाइन किया है, फिर ये अंडरलाइन किया है, और फिर जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्तें बिहंस उठी यहाँ तक अंडरलाइन किया है। अब समझो तनी, जैसे ये पंक्ति दी गई है, ठीक है ना, ये अंडरलाइन जो किया गया है इसी का आपको केवल अंडरलाइन को ही व्याख्या किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो, मैं पढ़ रहा हूँ खूब ध्यान से। कह रहा है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्तें बिहंस उठी। भीतर की दीवारें, सुनते रहना आगे, भीतर की दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलांतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिया। फिर तो दीवारें उमड़ उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। यही कहानी है। समझ गए होंगे किससे लाया गया, किससे बाबू? अजंता से। और सुनो कहानी। तो पहला आपके प्रश्न इस समय कह रहा है ना, खूब ध्यान से समझना कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो सुनो, पहले ध्यान से सुनो। जब भी संदर्भ की बात करेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? श्री भगवत शरण उपाध्याय। तो लिख देते हैं तनी। मैंने देखो इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित को बढ़िया से आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए और सब लोग याद करेंगे ना, अपना मन से सब लिखना है। तो उत्तर में क्या होगा? उत्तर में होगा, सुन के लिखते चलो, क्या करना है सुन के लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत को आराम से लिखना, एकदम इस मान स्प्लिंग कर रहे हैं, मात्रा इधर नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऐसे लिखना, हिंदी के गद्य खंड भी लिखोगे, खाली हिंदी के लिखो ना। अजंता नामक गद्यांश लिखने दिया तो नहीं गया, नामक पाठ से लिया गया। ये देखो, कोई भी टीचर हो ना, उससे मतलब नहीं। इसको जो बच्चे लिखते हैं 50 तरीके से लिखते हैं, थोड़ा बा ये थोड़े हम लिखवा दिए तो ऐसे ही लिख लेंगे ना। ये तो एक आधार दिया जा रहा है, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे लिखें। तब अतिरिक्त पृष्ठ भी हो सकता है, गद्यांश बोले, स्टंजा बोले, जो आपकी इच्छा। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। हाँ, इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय पंडित महते हैं जी हैं। नीचे अंडरलाइन कर देना। इसके अंडरलाइन करने से ही फायदा होता है कि कोई भी देखेगा तो पूरा नहीं पढ़ेगा, डायरेक्टली देख लेगा, कहेगा हाँ लड़का तो बड़ा अच्छा है भाई, लड़का तो बड़ा क्या है, अच्छा है, बड़ा हिंदी में विद्वान बनेगा, क्या ही पढ़ लिख कर बनारस जाएगा क्या पढ़ने के लिए। अजंता के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना, तब आपको पता चलेगा बनारस एकदम निश्चित रूप से जाएगा। क्योंकि लड़का को किसी ऐसे टीचर के पास पढ़ा होगा जो टीचर उसको हिंदी का विद्वान होगा, बनारस से पढ़ के तब पढ़ा रहा होगा। चलिए अजंता आइए प्रश्न 2 के पास। अब प्रश्न 2 के पास आते हैं। कह रहा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसको भी लिख देते हैं कि आपको याद रहेगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या फटाफट लिख लीजिएगा। व्याख्या सुन के लिखते रहिएगा। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काट कर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। लिख लो, अजंता की गुफाओं को कैसा लग रहा है हिंदी आपको बताएंगे कमेंट करके। देखकर
ऐसा लगता है, जब सामने हो तब का दिक्कत है। ऐसा लगता है कि पत्थरों को काट कर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य के वर्षा कर दिए। इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। अच्छा, पहले इतना लिख लो, तब आगे ऊपर मिटा के लिख लें। सौंदर्य की क्या कर दी है? किसने कर दी है? कलाकारों ने। चलिए आगे बढ़े काम लोग, ऊपर मिटा दे क्या? चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा के भावनाओं को व्यक्त करने वाला सजीव चित्र अंकित कर दिया है। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा के भावनाओं को व्यक्त करने वाले, पीड़ा माने दर्द होता है, पीड़ा और करुणा के भावनाओं को व्यक्त करने वाले, भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। सजीव चित्र अंकित कर दिए। चलिए भैया लोग इतना लिख लिए का आप लोग। अब हम लोग आते हैं तीसरे का के पास। ये भी सब 2-2 नंबर का है, ध्यान रखना। कह रहा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। जीवंत पहाड़ों को, ये प्रश्न है, किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। जीवंत बनाया गया है। हाँ, पहले पहाड़ों को काट के खोखला बनाया गया, उसके बाद से भवन बनाया गया, उसके बाद सजीव का चित्र बनाया गया, और इस प्रकार ऐसा चित्रकारों ने कलर भर दिया। हाँ, तो मान मिटा दे इसको। हाँ, सब मिटा दे, जल्दी लिखो। अरे सही जगह बैठ जाओ थोड़ा सा, वहाँ प्रदीप चले जाओ ना, वहाँ चले जाओ, अभी बहुत पढ़ना है, दिक्कत होगी। तो चलिए, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। उत्तर में लिख लेना है, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया। ठीक है। दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। दीवारों, कमा कर दो, छतों और खंभों को चिकना चमेली काम हुआ सजा के आई, चिकना करके उसके ऊपर सजीव का चित्र अंकित कर दिया गया। सजीव का चित्र अंकित कर दिया गया। अंकित कर दिया गया और चित्रों में रंग भर दिया गया। अब तो रंग भराएगा ना। और चित्रों में
रंग भर दिया गया और चित्रों में रंग भर दिया गया। चित्रों में रंग भर दिया गया। मिटा रहे हैं सब। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। चलो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़े क्या हम लोग। ये 6 नंबर का था आपका। 3 क्वेश्चन थे। 16 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मिटा दें इसको। अच्छा, ये आपके पंक्ति आगे आ रही है ना, ये भी 6 नंबर में है। संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या लिखना होता है और काव्यगत संदर्भ लिखना होता है। जरा सोच के बताना आपको किस पाठ से लिया गया है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंगल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण कर रहता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। किस पाठ से लिया गया बताओ, बताइए किस पाठ से लाया गया है। उसका नाम है स्वदेश प्रेम। बताइए लिखने वाले कौन है। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। नहीं पढ़े हो तुम लोग। चलिए मिटाएं इसको, सब लोग लिख लिएगा अरे जल्दी से। ये भी 6 नंबर का आता है। आपसे कोई पूछे तो आप इसको कैसे बताने का प्रयास करेंगे। अरे मिटाया जाए इसको। साहिल लिखा रहा है ना सब, ठीक है लिखा गया सबका। चलिए तो आप प्रश्न संख्या, हाँ ठीक है, प्रश्न संख्या आ जाओ किसके पास। 4 आ जाओ। 4 3 तक लिखे हो ना जी। 4 आ जाओ। 4 और 4 का कहा जाओ। ये 6 नंबर का है आपका। संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। लिखो पहले इसमें स्टंजा भी लिख देते हैं। निर्भय स्वागत करो, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। को बढ़िया तभी नहीं पता चलेगा इसका अर्थ आप नीचे लिखे हैं। डायरेक्टली अर्थ लिख देंगे तो मजा नहीं आएगा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। बस इसी में जितना टाइम लग रहा है, सेकंड में तो टाइम ही नहीं लगेगा। टाइम कितना हो गया भाई, आई बात जल्दी। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंगल, धारण कर नवजीवन मंडल, मंडल समझे मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें
श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम माना होता थकान, श्रम से कातर जीव नहाकर, जीव नहाकर, जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, फिर नूतन धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यह आपके इतने स्टेंजा हैं। मैं पहले इसका व्याख्या बताना चाहता हूँ। इसका संदर्भ लिखा जाता है, इसका व्याख्या लिखा जाता है, काव्यगत संदर्भ लिखा जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे संदर्भ में क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश लिखे, यहाँ पर पद्यांश लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी काव्य लिख सकते हैं, काव्य या पद जो भी लिख सकते हैं। हिंदी काव्य के लिख सकते हैं। स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि कौन है, रामदेव त्रिपाठी जी हैं। अच्छा तेरी व्याख्या सुनो। आप पढ़े होंगे कि इसमें स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत किए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे रामदेव त्रिपाठी ने हम लोगों को, आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आप अपने देश से बहुत अधिक प्यार करिए। कहते हैं कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर करके विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन को यात्रा पर अग्रसर होता है। कभी कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर कर सकता है। अच्छा, ऐसा प्रेरणा ना हो हमारे देश के जो लेखक लोग, ऐसा प्रेम, अगर प्रेम की भावना हमारे अंदर ना भरें तो हम लोग सीमा पर लड़ने के लिए जाने से पीछे हटने के प्रयास करते हैं। तो देखो, सुन लो ध्यान से कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु के। सुन लोगे तो लिख नहीं लोगे तुम लोग। निर्भय स्वागत करो मृत्यु के बता देते हैं, खूब अच्छा बता देते हैं। पहले तो संदर्भ में आप सभी लोग तो लिख ही सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किससे, कौन पाठ से ली गई है, हाँ, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। प्रेम, और इसके रचयिता लिखो चाहे कवि लिखो, कौन है, हाँ, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। का राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी जी हैं। हाँ, तो आप सुनो ध्यान से। ये तो संदर्भ रहा। अब आपकी बात जो होगी व्याख्या की होगी। तो माने कहते हैं कि हे भारत के वीरों, हे भारत के वीरों। भारत के वीरों का मतलब हम लोग को कह रहे हैं कि हे भारत के वीरों, निर्भय स्वागत करो मृत्यु को, निर्भय स्वागत करो मृत्यु को। तो निर्भय होकर, निर्भय का मतलब होता है बिना भय वाला होकर के मृत्यु का तुम क्या करो, स्वागत करो। कि मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि जब व्यक्ति चलते चलते थक जाता है तो मरने के बाद, माने मृत्यु एक वह स्थान है जहाँ पर जो जीव जाता है, जो व्यक्ति जाते हैं उनको क्या मिलता है, आराम मिलता है, उनको विश्राम मिलता है। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, यानी जब कोई जीव मरता है तो मरने के बाद जब मृत्यु उसकी होती है तो मृत्यु वह स्थान होता है जहाँ पर जब कोई जीव जाता है तो क्या करता है, विश्राम करता है, माने आराम करता है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें सम से काट जीव नहाकर। जीव जहाँ से फिर चलता है, मन दिखा रहा है कि जब व्यक्ति का जन्म इस धरती पर होता है तो हमेशा चलता रहता है। चलते चलते बेचारा थक जाता है, थकने के बाद धारण कर नव जीवन मंगल, और जब वो मरता है तो मरने के बाद फिर उसका एक नया जीवन की शुरुआत होती है, फिर उसका जीवन एक नए अग्रसर होता है। बताओ तुम लोग मरोगे, हम लोग मरेंगे तभी तो फिर एक नए रूप में जन्म लेंगे। तो मरने से लिए नहीं डरना चाहिए। ये उन लोगों के लिए कविताएं न्यौछावर की गई है जो देश के
सीमा पर लड़ाई करते हैं, उनकी मौत कब आ जाएगी कोई नहीं जानता है। एक तरफ देवता की मौत होती है कि वो कब ले लेंगे, एक तरफ बंदूक की, बारूद की, तमाम प्रकार से उलझने में रहते हैं। हम लोग तो केवल भगवान से डरते हैं कि कहीं भगवान हमको मौत ना दे दे। उनके पास तो चारों ही चारों मौत रहती है, तो उनके लिए ये समर्पित किया जाता है। कविताएं आपके लिए भी है कि आप भी देश की सेवा करने के लिए जा सकते हैं। चलिए, मृत एक सरिता है जिसमें सरिता मन होता है नदी। सरिता मन क्या होता है? नदी। माने मृत एक सरिता है जिसमें, माने मृत जो होता है एक नदी के समान है। जैसे आप नदी में स्नान करते हैं तो आपका शरीर चमकने लगता है, शरीर में रौनक आ जाती है, उत्साह आ जाता है। तो कह रहे हैं कि मृत एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम माना होता है थकान से, थकान से। जैसे कह रहा है कि जो नदी है, माने मृत एक नदी है, मृत एक नदी है जिसमें थके हुए जीव जब उस पर नहाते हैं तो नहाने के बाद एक नए जीव की, एक नए जीवन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। कह रहे मृत एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन, नूतन माने होता है नया, नूतन माने नया धारण करता है। फिर वो एक नए शरीर को क्या करता है? धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर। काया का मतलब क्या होता है? काया का मतलब होता है थकान। काया का मतलब थकान, माने थके हुए या जो पुराने वस्त्र होते हैं वह उस नदी में बहा करके फिर एक नए शरीर का, एक नए शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है, धारण करता है। बताइए, आप लोग लिख नहीं लेंगे जी? कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया वैसे ही लिखेंगे, आप अपने भाव में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन भाव यही रहना चाहिए कि वीरों के लिए समर्पित है ये, और दिखाया गया कि हे व्यक्ति, हे जीव, तुम्हें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो आना ही आना है, चाहे आज आए चाहे कल आए, इसलिए मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। ये जो रामदेव त्रिपाठी जी हैं, वीरों को कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन को ऊंचाई बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत आपका होना नहीं चाहिए। काव्यगत संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि देश प्रेम की भावना को इसमें दिखाया गया है, इस तरीके से बातों का बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास आता है कि प्रश्न संख्या 5 के क आता है। तो 5 के क में अब जीवन परिचय आता है लिखने के लिए। कहाँ आता है? जीवन परिचय आता है लिखने के लिए। जीवन परिचय में तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे इसको। सब लोग खाली बस इसको लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर आपके आइए 5 के पास। 5 के देखो का पर आ जाइए बाबू। निम्नलिखित में से किसी एक, ये बाबू मत हंसो, खराब लग रहा है मुझे, पढ़ाई हो रही है ना। किसी एक पढ़ लो उसके भाई, 1 घंटा भी तो नहीं हुआ पढ़ते हुए हम लोग का भी, हुआ कि नहीं हुआ? दिन भर तो वही करते हैं ना, कौन पूछा जाता है? बताइए, कोई बोलता है आपको कि बैठ करके पढ़ो? आप पढ़ते हैं का? 23 घंटा अगर है, 23 घंटा 24 घंटा टाइम है, तो बस अगर विद्यालय नहीं चलता है तो यहाँ 1.5 घंटा पढ़ लिए, बहुत हो गया। बाकी दिन भर 22.5 घंटा इधर उधर में बीत जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। लेखक आपके 3 दिए गए हैं बाबू, लेखक आपके 3 हैं। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद है 1884। चलिए, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा है डॉक्टर, इनका भी याद है 1884 और 1963 में मरे थे। चलिए, जीवन परिचय तो सबको याद होगा। इसकी बात अगर बताना चाहते हैं तो सन 1884 कहाँ हुआ था? बस्ती के आगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पिताजी के नाम बोल दो। चंद्रबाली। जरूर आप याद रखेंगे बाबू, सब लोग याद करो, बहुत आसान है। यही तो साल भर बच्चे पढ़ते रहते हैं बस, जीवन परिचय। और बताइए, और ये कानूनगर है, इनकी मृत्यु कब होती है? 1941। अरे यार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लिखा जा रहा है ना, तुम जयशंकर प्रसाद को बता रहे हो। चलो रचनाएं आ जाओ, रचनाएं। कौन का रचना है? चिंतामणि लिखे हैं का? हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि लिखे हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे हैं। सही बात है। कौन कहता है कि चंद्रबली भी लिखे होंगे अपने पिताजी के नाम पर? उनका पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। हिंदी साहित्य के इतिहास। चलिए हो गया, आगे बढ़े हम लोग का। अच्छा, शंकर प्रसाद का तो याद होगा, कब जन्म, कब मर गए, पिताजी का नाम था
चलिए ठीक है। आइए अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। इसके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आते हैं। ठीक है, चलो शैलेश बता रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। चल के आगे बढ़े क्या। आइए सब लोग, अब कितना नंबर हो चुका है? 22-3-25 नंबर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथा है ख्वाजा। ये भी 3 नंबर का रहेगा आपका। निम्नलिखित पांचवा ना बता रहे, छवा ना पांचवा एक हुई थी। निम्नलिखित कवियों में से लिखना। एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। आइए, कवि आपका दिया गया है। अब बताइए, कवि में एक आ गया मैथिली शरण गुप्त। ये भी आप लोग याद नहीं किए होंगे। आप किताब में क्या लिखे हैं? मैथिली शरण गुप्त। महादेवी वर्मा आ गई है। मैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोग पन्ना पलट रहे हैं। चलिए, और कुछ नहीं याद होगा, लेकिन नहीं बेचारा के तो याद ही होगा। माने एटा मान के चलो कि जब भी जीवन परिचय आएगा ना, तो 2 को अगर अलगे बात है में से ना तीसरा जो रहेगा सूरदास, तुलसीदास या रस खान में से जरूर एक आ जाएगा। तो किसका याद है आपको? सूरदास का याद होगा। कब जन्मे थे बताओ? कब मर गए? 1583 से। इनकी रचनाएं कितने? सूर सागर। इनका जन्म बताओ? 1907 में। कब मर गए थी? 1987 में। इनका जन्म बोलो 1884 में। 1884 में। कब मर गए? शायद 1967 में कि 61 में। देख लो कितने मरे थे। 64 में। देख लो पहले। चलिए, 1884 में जन्म हुआ था इनका। 86 है। यही आपके लिखे है ना। महादेवी शरण गुप्त, महादेवी वर्मा का जन्म जो था ना, होलिका दहन के दिन हुआ था, याद रखना। सूरदास लिख लेंगे ना, ये तो बहुत आसान है आपका। चलिए, अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। देखो, ये तो बहुत ही प्यारा है। ये आपके 4 नंबर का, 1 नंबर संदर्भ पर और 1 नंबर 3 नंबर व्याख्या पर। यही आपका है संस्कृत का, जो कि आपको बहुत ही आसान नजर आता है। बात समझ रहे हैं? बहुत ही आसान नजर आता है कि नहीं आता? बताओ। चले मिटाए इसको। हाँ, तो चलिए छौंगा आते हैं। छौंगा में या तो काव्य दिया होगा, उसको लिखना है। माने अगर वक्त दिया तो उसको लिखना है। छौंगा आपका है 4 नंबर का। चलिए, मानवम हित्वा पढ़ाए सर जी आपको। मानवम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान, हित्वार्थवान, भवति लोभम, हित्वा सुखी भवेत्। हित्वा कहीं है आपको? बोलिए। संस्कृत से लिया गया है ये, और आप सबको याद भी होगा। सुभाष रत्नानी में से लिया गया है। सुभाष रत्नानी, इधर दोनों किताब तो बता रहे हैं।
जीवन सूत्राणु में से लिया गया, जीवन सूत्राणी। सूत्राणी आपको याद होगा, सूत्राणी जो है इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? आइए, तो ये 9वां पाठ आपका है, मानम हित्वा प्रिय भवती क्रोधम हित्वा। ओ हंस रहे हो यार। जीवन सूत्राणु से ये लिया गया है। और अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी प्रिय नहीं बन सकता, क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी लंबा समय तक जी नहीं सकता, और जो लालची व्यक्ति होता है वह सबका प्रिय नहीं हो सकता, और जो लोभी व्यक्ति है वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यही इसका अर्थ होगा। बात समझे? या तो ये लिखिए, और नहीं तो आपका एक और स्टंजा आता है उसको लिखेंगे, तो वो आता है बनारसी में के, ठीक है, नोट कर लेना। बनारसी वाला नहीं तो ये भी, हाँ जान आपके पसंद है, दोनों में से एक लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 आ जाइए। 7 का क है 2 नंबर का। श्लोक लिखना है आपको, एक श्लोक लिखिए। सर्वे सुखिना सर्वे सुखिना सर्वे सन्तु निर्मा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। अच्छा आपको तो याद होगा ना, कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। याद है सब लोग को ना? माने 2 नंबर में आता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्माय सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। 2 नंबर को लिख लेंगे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए भाई, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये भी 2 नंबर का आता है। संस्कृत में उत्तर दीजिए, संस्कृत में उत्तर दीजिए, संस्कृत में उत्तर लिखिए या दीजिए, जो भी कहिए। अच्छा, इसमें ये भी 2 नंबर का होता है, 2 का उत्तर लिखना होता है बस, 1 नंबर का दोनों होता है। बात समझे? करा कि लाभेन किम वर्धते, लाभेन किन बढ़ते, लाभ से क्या बढ़ता है? लाभ से क्या बढ़ता है? धन बढ़ा, लाभ बकलोल कहीं लाभ से, लाभेन क्या बढ़ते, यही कह रहा है। हाँ तो लाभेन लाभ वर्धते, हाँ सही बोल रहा था, कोई बोल रहा था। लाभेन लाभ वर्धते। दूसरा आपके पुरराजा का आसित, पुरराजा का आसित बताओ। पुरराजा एक देश भक्त आसित। यमराज तो क्या कर, बोलो। राजू सर जी बता रहे थे कि वो मतलब क्या यमन राजा है। अरे तो दूसरा क्वेश्चन वो चंद्र वाला था ना, सिकंदर वाला कह रहे हैं। उत्तर में लिख लो, पुरराजा एक देशभक्त आसित। मैं तेरा सिक, हाँ हो गया। 2 गाँव को बताना, ठीक है? क्या लिखा जाएगा? पुरराजा लिखा रहा, पुरराजा एक देशभक्त आसित। अब यहाँ से कहानी आपकी शुरू होगी, आपकी मनपसंद की, मनपसंद की कहानी। हालांकि 4-5 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन 2 का उत्तर लिखना होता। ये तो आप लोग गर्दा करेंगे, खाली क्वेश्चन में लिखत में गर्दा कर देंगे। जल्दी लिखो। अरे व्याख्या हो जाएगा। मानव हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सुचती। देखो नैथिया में दिया है, अवतार में दिया है, देख लो आ जाएगा। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया, अब लिख लो तब देख लेना बाद में। अरे को उतार लिया उन्होंने।
तो देख लेना इसको। चलो अरे चलो मिटा दिया जाए, सब लिख लिया। हाँ तो आ जाइए। अब आपका मनपसंद कार्य आ रहा है 8वां के क। ये 2 नंबर का है, ठीक है। कौन नंबर का है? 2 नंबर के। और का है बताएंगे? करुण रस या हास्य रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है 2 नंबर का। दोनों उदाहरण याद है। देखो हम खाली बता देते हैं, जब करुण रस की परिभाषा लिखोगे ना, बताओ इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है यार। करुण रस ना, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। में 4 गो भाव वाला विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और कौन सा भाव? संचारी भाव। कौन कहता है कि 10 वाले बच्चे को भाव नहीं याद है? चलिए तो आपका परिभाषा क्या होगा कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। अरे ये तो कुछ बात है कि जन पूरा आपको याद होगा। अच्छा उदाहरण बताओ। अच्छा उदाहरण जिसको नहीं याद होगा लिख करके याद कर लो। मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा फटक रही थी शीश, हंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। सबको याद होना चाहिए। मणि खोए भुजंग से जननी, हंसा भटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जल्दी जल्दी आइए बाबू। चलिए और फटाफट आते हैं हम लोग। हास्य रस का भी याद हो जाएगा। खाली क्वेश्चन लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। 8 के मिटा दे सब। चलिए 8 के ख पर आ जाइए बाबू। ख पर ये भी 2 नंबर के बाबू। 8 के ख पर आ जाइए। ख पर आइए। कह रहा है कि 1 मिनट रुक रहे। हाँ सोलठा या रोला का उदाहरण से परिभाषा लिखना हो जाएगा। सोटा में लिखोगे इसमें 4 चरण होता है। पहले और तीसरे चरण में 11 पहले चरण में और तीसरे चरण में कितना और दूसरा ही चौथा में 13। उदाहरण होगा मैं समय निर्धार प्रभु ये जग कांच कांच सही रूपा पार्वती लगिया जहाँ। ठीक है। रोला में कितने चरण होता है? 6 में कितने? 24। उदाहरण में 4 चरण होते हैं। चारों में 24 मात्राएं होती है। और उदाहरण का जीती जाती जिन्होंने भारत बाजी निज बल से जिनके आगे ठहर सके न जंगू जहाजी हवाई प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी। अरे जहाँ तक घर देख रहे ना, पूरा वीडियो बना हुआ है उसमें, देख लो कहाँ जाए। अरे पहले का डाला गया ना, प्ले स्टोर में चले जाना, बस हिंदी देख लेना 10। ये सब पढ़ाया गया। मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया गया। अरे जाओ मोबाइल उठा लेना, आज बैठ करके 2-3 घंटा मॉडल पेपर देखना। सुध ये बस है ना मॉडल। आइए अब आपके पास है ग नंबर पर आ जाते हैं। कितने नंबर पर? ग नंबर पर। तो ग आपका जानते हो का अनुप्रास अलंकार दिया है और उपमा अलंकार। तो उपमा के तो याद होगा। तो जब उपमेय में उपमान की क्या बताई जाती है? समानता। ये भी 2 नंबर का होता है। तपी पर पात्र सरी समान। ए बाबा बम्बोला आगे बढ़ा। हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पे चले हम लोग। अच्छा चलो आपके क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है कौन? 9 नंबर। 9 पर को आ जाइए। उपसर्ग से नया शब्द बनाना है। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनाना है? कौन नंबर के? कौन नंबर के? 3 नंबर के। उपसर्ग से नया शब्द बनाना है। कौन नंबर के रहेगा? 3 नंबर के। चलिए जल्दी से देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया सू, तो सुसु लिखा जाए। सुसु प्रा दे दिया, लिखा जाए
आधी दे दिया लिखा जाएगा। सु से हो जाएगा सुव्यवस्था। अपवास हो जाएगा प्रलय, तो खांसी होता प्रलय। अधिकार हो गया। बस तीनों को बनाना है। चलो खा जाओ खा। प्रत्यय से 2 नया शब्द बनाने के लिए दिया है। प्रत्यय से 2 नया शब्द। प्रत्यय लिखा है 2 नंबर का होता है या नया शब्द 2 नंबर का होता है। दिला पहला ना 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 पीछे रहेगा चाहिए। पंत का हो जाएगा ना के पढ़ना लिखना सुतना पढ़ना लिख लो भाई। पान बात क्या हो जाएगा बचपन लड़कपन। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ऊपर लिख लेगा ना जल्दी से जल्दी से। ग पर आ जाओ। ग पर समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। हो जाएगा। आपको याद है थोड़ा सा मैं परिचय करा देता हूँ। समास विग्रह में कि जब भी सुनो जब भी संख्या की सुनेगा जब भी संख्या की बात करेगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे मालूम है। जब भी संख्या की बात करेगा तो उसके लिए हम लोग दीर्घ समास लिखते हैं। कौन समास? जैसे चौराहा दे देगा तो क्या लिखोगे। समास विग्रह में 4 राहों का समूह से समास के नाम में दीर्घ समास। आयोग हमने के बाद द्वंद्व समास जब दोनों आपस में उपस्थित हो। जैसे माता पिता दे दिया तो माता और भाई बहन दे दिया तो भाई और दही चूड़ा तो दही और भाई और भौजाई। चलिए बता सकते हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते लिखा जाएगा ना। तो चलिए समास विग्रह भी 2 नंबर का होता है। घन नंबर पर जाओ। घन नंबर पर जाओ। तत्सम रूप लिखना होता है। कौन सा रूप? कौन नंबर का होता है? 2 नंबर के। तत्सम रूप कौन नंबर के? 2 नंबर के। जैसे घर देते रस घर तत्सम रूप का होगा इसका तत्सम। क्या लिखोगे? गृह लिखोगे। मानुष दे देगा तो मानुष का मनुष्य। या देख तानी सन बस तानी सन चेंज कर देना हो गई। अब आइए अंगा आ जाओ। प्रवाची लिखना होता है। प्रवाची मोदक हो जाए। प्रवाची मोदक हो जाए। 2 नंबर की आपका। चलो प्रवाची लिखना। ईश्वर के क्या लिख सकते हो? भगवान हे परमेश्वर हे परमेश्वर। चलो कमल के बताओ। कमल के क्या लिख सकते हो? पंकज नीरज सरोज वगैरह आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है।